रनक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और अगर मौसमी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो अभी बारिश जो है होती हुई नजर नहीं आती, और शहर में दिन ब दिन हबस बढ़ती चला जा रही है। अगस्त का महीना चल रहा है और उसके बावजूद भी गर्मी इस कदर ज्यादा है कि सांस लेना भी धूप के अंदर महाल हो चुका है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि जल्द से जल्द इस गर्मी को खत्म करें और मौसम को खुशगवार करें, ताकि एक बेहतरीन जिंदगी जो है वो हम गुजार सकें। और इससे हटके अगर शहर फैसलाबाद की सियासी सूरत हाल पे बात की जाए तो जनाब, सियासी सूरत हाल भी काफी गर्मा गर्मी का शिकार है। गर्मा गर्मी का शिकार इस तरह से है कि खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एमपी एमएनएज हैं, उनकी जानिब से ये कोशिश तो की जाती है, जब उनसे बात की जाती है तो उनका यही कहना होता है कि उनकी हद तक कुल इम्कान कोशिश है कि फैसलाबाद के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट लेके आए। अब वो बजट क्यों लाए जाएंगे, उसके पीछे भी ये वजह है कि तमीराती काम फैसलाबाद के बहुत सारे हैं जो कि रुके हुए हैं। माजर चाहूंगा, तमीराती काम इस तरह से रुके हैं कि हमारी बहुत सारी अहम शाहराएं, मेन रोड्स हैं जो कि टूट फूट का शिकार है। उन मेन रोड्स में वक्तन फवक्तन, जैसे मैं पहले भी आपको शो के अंदर बताता रहता हूं, जंग रोड है, सत्याना रोड है, और इसके साथ साथ समुद्री रोड है। समुद्री रोड के अलावा और भी बहुत सारे रोड्स हैं जो कि टूट फूट का शिकार है। और इनसाइड सिटी यानी अंदरून शहर में जाने की तो बात ही ना करें, गली मोहल्लों के अंदर तो वो सूरत हाल है कि लोग इस कदर परेशान हैं कि वो बता नहीं सकते। जब से बल्दियाती अदारे तोड़े हैं जनाब, सेंट्री वर्कर्स जो कि हर मोहल्ले के अंदर सफाई करते नजर आते थे, वो अब कहीं भी नजर नहीं आते। क्योंकि बल्दियात का अदारा जब बहाल था तो बल्दियात में क्या सिस्टम होता था, चेयरमैन मौजूद होता था, वो इंस्पेक्शन करता था इस चीज की और अपने काउंसलर्स की ड्यूटी लगाता था, और उनको सेंट्री वर्कर्स फराम किए जाते थे कि 2 मोहल्लों के अंदर या 2 गलियों के अंदर 1 या 2 सेंट्री वर्कर काम करेंगे। तो इस तरह पूरी यूनियन काउंसिल को सुबह से लेकर शाम तक सफाई करके साफ सुथरा बनाया जाता था। लेकिन जैसे ही यूनियन काउंसिल्स को तोड़ दिया गया, अब वो सेंट्री वर्कर्स कहां गए? पहले शुरू में यूनियन काउंसिल्स को तोड़ने से पहले जब चेयरमैन को खत्म किया गया तो पीटीआई के एमपी एमएनएस जो बने थे, उन्होंने अपने जो कारिंदे थे, अपने जो सपोर्टर्स थे, वोटर्स थे, जो कह सकते हैं आपके पीटीआई की तरफ से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था लेकिन वो नहीं जीत पाए अल्टीमेटली, उनको ये चार्ज दे दिया गया ताकि वो अपने इलाके के अंदर थोड़ी दख बनाएं, अपनी पहचान बनाएं और हुकूमत होने का फायदा उठा सकें। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे सूरत हाल बेहतर होती नजर नहीं आई, क्योंकि एक बंदा जो कि 2 या 3 साल से सिस्टम चला रहा हो, उसे बेहतर अंदाज में पता होता है कि किस तरह से मोहल्लों के अंदर सेंट्री वर्कर्स से काम लेना है और किस तरह से सफाई सुथराई का काम रखना है। और जहां पे कोई सीवरेज का मसला होता था तो चेयरमैन मुतलका सेंट्री वर्कर को कह के वो मसला भी हल करवा देता था, वासा तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जो सूरत हाल मौजूदा है, इसके मुताबिक सेंट्री वर्कर्स तो काम कर ही नहीं रहे, और इसके साथ साथ सफाई का सिस्टम जो वासा की तरफ से वो भी खातिर खा होता नजर नहीं आता। अवाम काफी परेशान है, बारिश होने की देर होती है, और पाकिस्तान का ये जो शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसे कहा जाता है फैसलाबाद, इसके गली मोहल्लों की ये सूरत हाल होती है कि लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा होता है, और लोगों के घरों के अंदर जब पानी दाखिल होता है तो बहुत सारे नमाजी परेशान होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग परेशान होते हैं जिनका वहां से गुजरना होता है। बहुत सारे लोग जो घरों के अंदर मौजूद होते हैं, गंदा गटर का पानी जब उनके घरों में दाखिल होता है तो जनाब वो किस तरह से दुआएं देंगे इमरान खान को, वो किस तरह से अपनी मुतलका पंजाब की हुकूमत बुजदार साहब को दुआएं देंगे कि इनको वोट दे के हमने जिता के इसलिए लेके आया था कि सुख का सांस मिलेगा। सुख का सांस तो नहीं मिला, दुख के सांस दिन रात भर रहे हैं वो, और ताफुन और बदबू की वजह से इंतहाई परेशान होते हैं। बच्चे जो घरों के अंदर मौजूद होते हैं उनको खास तौर पे बहुत सारी बीमारियां लगने का खतरा मौजूद होता है। तो वो शख्स जो कि 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर पाता, वो अपने बच्चों को लेकर दरबदर उस बदबू और ताफुन की वजह से घूमता है कि किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो किसी को सांस की बीमारी बदबू की वजह से होने लगती है। वो तमाम चीजें इनको फेस करनी पड़ी है। तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर कोई नहीं, नून लीग के हों, कोई भी हो, शहरी जो हो, उनको ये परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो काफी हद तक नालान नजर आते हैं। उनका कहना है कि बड़े ही हरे बाग दिखाए गए थे। उनको ये बताया गया था पाकिस्तान अमन का गहवारा होगा, पाकिस्तान के अंदर नौकरियां होंगी, पाकिस्तान के अंदर घर दिए जाएंगे 50 लाख, पाकिस्तान को कारोबारी हब बना दिया जाएगा, पाकिस्तान में ये कर दिया जाएगा, पाकिस्तान में वो कर दिया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली सूरत हाल जनाब आप सबके सामने है।
हम तो अब भी कहेंगे वजीर आजम साहब होश के नाखून लें। बुजदार साहब आप कहां पे गुम हैं, कोई नजर नहीं आ रहे, मंजरे आम पे नजर नहीं आ रहे। आप अवाम चीखे मार मार के धाड़ धाड़ के आपको बुला रही है और कह रही है जनाब आके यहां का हाल देखें, सूरत हाल देखें कि किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं प्रोटोकॉल्स के साथ, आपको क्या इल्म कि एक तंग गली के अंदर कोई गरीब शख्स जो रह रहा है वो अपने 2 वक्त की रोटी किस तरह से पूरी करता है, वो अपने गली मोहल्ले के मसाइल को किस तरह से देखता है, बच्चों की तालीम को कैसे देखता है, बिजली का बिल कैसे देता है, गैस का बिल कैसे देता है। बिजली को महंगा कर दिया गया है, गैस को महंगा कर दिया गया है। हम आमतौर पर तो कारोबारी सेक्टर्स के हवाले से ज्यादातर बात करते हैं जब बिजली और गैस को महंगा कर दिया जाता है, लेकिन यकीन जानिए एक गरीब शख्स अपने घर के बिजली का बिल किस तरह से देता है ये उससे पूछ के एक बार देखें। चलता घर में एक पंखा है, एक कमरे के अंदर एक लाइट चलती है जो कि एक घर के अंदर जलती है और एक घर के बाहर जलती है। इसके बावजूद 10-10 हज़ार से बिल जब ऊपर आएंगे तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि खुदारा इस गवर्नमेंट का क्या किया जाए। ना तो उस गरीब की कोई भी फेस्को के अंदर वापडा के अंदर पहचान होती है कि वो जाके बिल कम करवा सकें या उसकी किस्तें करवा सकें। ये तो ताकतवरों का और जिनके पास सिफारिशें हैं जनाब उनका काम है। गरीब आदमी का क्या काम है, वहां पे जाके अफसर के रूम में नहीं उसे दाखिल होने दिया जाता। वो किस तरह से अपने बिलों की किस्तें करवाएगा या किस तरह से वो इस बिल को कम करवाएगा। और अगर उसका बिल ज्यादा भी आ जाता है उसे यही नहीं बेचारे को पता होता है मैं बिल को कम किस तरह करवाऊं। और माड़े बंदे की जनाब कौन सुनता है। इसलिए जनाब आप इस मामले को, सूरत हाल को संजीदगी से देखें, गरीबों की बद्दुआएं ना लें। यह ना हो कि अल्टीमेटली अगर आप इस तख्त पे बैठे हैं तो इस अवाम की ताकत से बैठे हैं और इसी अवाम ने अगर चाहा तो आपको उतार देना है। आगे इलेक्शन नहीं लड़ना जनाब, आपने इलेक्शन लड़ना है तो लोगों के लिए कोई भलाई का काम भी करें। अभी गुज़श्ता दिनों में पता चला है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार जनाब फैसलाबाद आ रहे हैं कुछ दिनों तक। अभी खबर है, पक्का कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि बड़े मिनिस्टर हैं जनाब, किसी भी वक्त प्लान चेंज हो सकता है। लेकिन अगर उस्मान बुज़दार साहब आप फैसलाबाद आएं तो फैसलाबादियों के लिए खुशखबरी लेके आइएगा, क्योंकि अगर आप खुशखबरी नहीं लेके आते, इनके लिए बजट्स फराहम नहीं किए जाते, तो ये लोग जिस तरह से आपका वालियाना इस्तकबाल खुशी के साथ करते हैं, गम के साथ आपका वालियाना इस्तकबाल हुआ तो शायद मेरा ख्याल है आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP MNs भी काफी परेशान है। अब वो परेशान क्यों है? उनका कहना है कि पहले तो इमरान खान का कह के और उनके विजन का कह के हमने वोट्स ले लिए थे। 5 साल मुकम्मल करने के बाद अब कौन सा विजन है इमरान खान का जो लेके जाएंगे? कोई भी विजन लेके चले जाएंगे तो अवाम कहेगी वो पहले वाला विजन का है जो कि 5 साल में आप डिलीवर नहीं कर पाए और अब दोबारा वोट लेके आ गए। लेकिन नून लीग के MP MNs जहां पे तनकीद करते नजर आते हैं वहां पे काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। अब खुश क्यों है? उनका कहना है कि जिस तरह से ये गवर्नमेंट चला रहे हैं ना, जिस तरह से पिट रहे हैं, तबाही का पिट रहे हैं, और इसी तरह अगर पिटते रहे आगे भी तो सूरत हाल ये होगी कि अल्टीमेटली नून लीग के MP MNs को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोबारा पावर में आ सकती है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP MNs हैं वो परेशान नजर आते हैं। दूसरी जानब अगर शहर के फैसलाबाद की बात की जाए, गली मोहल्लों में बल्दियात के हवाले से भी जो बल्दियाती 58,000 पंजाब के अंदर जनाब जो चेयरमैन थे, काउंसलर्स थे और इसके साथ मेयर्स थे वो डिमोलिश कर दिए गए थे और उनको ख़त्म कर दिया गया था। वो भी बड़े परेशान थे। उनका कहना था कि अगर इमरान खान अवाम की ताकत और अवाम के वोट के साथ आके अपने तख्त पे बैठता है तो जनाब उन्होंने किसकी ताकत से तख्त पे बैठा? उन्होंने भी वोट की ताकत से बैठा है। इनकी वोट की ताकत किस तरह से ज्यादा होगी बल्दियात के अदारों से? तो अगर इमरान खान जो है खास तौर पे इमरान खान वोट की ताकत से आते हैं और बल्दियात के अदारों को खत्म करते हैं तो ये तो इसी चीज के होगा कि लोगों की पसंद को अपनी पसंद के आगे हार मनवाया है जनाब आपने। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिससे सूरत हाल है, जिससे लोग काफी परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि अब बस हो गई है जनाब, कितना कहें, कितना टॉन्ट करें, कितना टीवी चैनल्स पे आके बताएं, कितने एहतजाज करें, अपने हाल पे किस तरह से तरस खाएं। वो लोग जो हैं वो परेशानी इस कदर ज्यादा है कि वो कहते हैं कि अब दिल ही नहीं करता जाके एहतजाज करने को, अब दिल ही नहीं करता जाके अपने मसाइल बताने को। बताया है, लाखों बार बताया है, हजारों बार बताया है, रो पड़े हैं लोग। यकीन जानिए कोरोना के दिनों में हमने जब इंटरव्यूज लोगों के किए, घरों में जाके सूरत हाल देखी, सफेद पोश बहुत ज्यादा लोग हैं और रो पड़ते हैं लोग के अपनी सूरत हाल को बताते हुए। तो हम तो यही कहेंगे खुदारा रहम करें इनके सूरत हाल पे, कोई संजीदगी के साथ गवर्नमेंट को चलाएं। किस तरह से चला रहे हैं ये कोई समझ नहीं आ रही। रमजान मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब आज बड़े चिट्टे चिट्टे लग रहे हैं आप, और
खूबसूरती लगता मास्क उतार के आपकी ज्यादा हो गई है, और मास्क की वजह से धूप की शुआएं आपके फेस पे लगता है जरा कम पड़ती रही, इसलिए काफी निखर के आए हैं आज। क्या कहेंगे? हनान, बहुत शुक्रिया। हनान, सबसे पहले तो मुबारकबाद कि पीटीआई ने 2 साल हुकूमत के मुकम्मल किए, जो कि महसूस ये पिछले साल हो रहा था कि शायद ये 2 साल भी मुकम्मल नहीं कर पा रहे। जनाब उसी 2 साल की अक्कासी में कर रहा था और नक्शा खींच रहा था, लेकिन 2 साल कैसे गुजरे? जो नक्शा बिगाड़ा है इस मौजूदा हुकूमत ने इस शहर का और इस मुल्क का और इस अवाम का, इससे पहले शायद किसी आमर के दौरे हुकूमत में और किसी जमहूरी दौरे हुकूमत में ये सूरत हाल नजर नहीं आई। मैं कहता हूं आमर में ज्यादा अच्छा था। यकीन करें कि मौजूदा दौरे हुकूमत में सूरत हाल ये है कि वो तमाम मंसूबे जो कि साबिक हुकूमत की जानिब से भी शुरू किए गए थे, वो जो है वो तकमील के आखिरी मराहिल तक नहीं पहुंच सके। नए मंसूबे शुरू होना और उनका मुकम्मल होना जो है वो तो अभी बहुत दूर की बात है। मैं फैसलाबाद के एक एक मंसूबे की बात करूंगा ताकि 2 साल की कारकर्दगी जो है वो शहरियों के सामने अयां हो जाए। सबसे बड़ा फैसलाबाद का मेगा प्रोजेक्ट कश्मीर पुल अंडरपास। आपने बात की, यकीन जानिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। 128 वहां पे बारिश पड़ती है ना और इस तरह का तबाही का मंजर होता है, आप कगान नारान भूल जाएंगे जनाब, ऐसा मंजर होता है वहां पे। और गाड़ी पे चले जाएं सही, आप यूं महसूस होता है किसी सोमू रेसलर के खाड़े में आ गए, इतना कीचड़ वहां पे मौजूद होता है। और पता नहीं, एक वो भी एक जंग है जनाब, उस रास्ते से गुजर के जाना जंग के मुतरादिफ है, और अवाम इतनी परेशान है। शायद उसका इनॉग्रेशन जो है राना सनाउल्लाह साहब ने किया था, इस वजह से उसके बाद भी 2-3 इनॉग्रेशन हो चुके हैं, लेकिन इनॉग्रेशन ही हो जाते हैं, बनता क्यों नहीं है? सरवर चौधरी साहब ने भी इसका इनॉग्रेशन किया, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस मंसूबे को जिसको तकरीबन 1 साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, अभी भी तकमील हो रही है उसकी। और नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए अगर फंड्स ना दिए गए तो ये मंसूबा जो है वो 2020 में भी मुकम्मल नहीं होगा। और दिलचस्प बात यह है कि इसके मजमूई तौर पर 51 करोड़ रुपए हुकूमत की जानिब अभी वाजिबुल अदा हैं, और हुकूमत ने इस साल इसकी जो एलोकेशन रखी है वो तकरीबन 48 करोड़ रुपए रखी हुई है, जिसका मतलब यह है कि 3 करोड़ रुपए मौजूदा माली साल यानी कि 2021 में भी शायद नहीं मिलेंगे, और यह मंसूबा जो है वो 2021 में भी मुकम्मल नहीं होगा। ये तो फैसलाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था, जो कि नून लीग ने आगाज किया और इसकी एग्जीक्यूशन पीटीआई के दौर में शुरू हुई। मिर्जा साहब, इसके बाद आपके कहने का मकसद है 1 साल अभी ये मुकम्मल नहीं हो रहा। तो जनाब जो रहायशी हैं वहां के, जो किनार रोड के रहायशी हैं, वो सुन रहे होंगे इस चीज को और उनके मुंह से क्या कुछ निकल रहा होगा, मैं अभी वो बोलना ये यकीन करें वहां पे इर्द गिर्द रहने वाले ज़िया टाउन, सईद कॉलोनी, ईडन गार्डन और इसके साथ साथ वो तमाम कॉलोनीज, अमीन टाउन, मलकपुर, भट्टा स्टॉप, गर्वेश होटल से ये रजा गार्डन और इसके साथ साथ दीगर टाउन्स जो हैं वो सारा दिन जैम पैक रहते हैं, और अभी तक वहां पर ना तो शादी हॉल्स खुले हैं और ना स्कूल्स खुले हैं। और अगर ये दोनों जो शोबे हैं ये 15 सितंबर के बाद खुलते हैं तो वहां पर तो 2-2 घंटे ट्रैफिक जैम रहेगा, और होगा ये वहां पर कि अफराद जो हैं शायद वहां पर जो है वो बिजनेस करना ही छोड़ दें। और अच्छा, ये फैसला रमजान मिर्जा साहब, इसमें कितनी सदाकत है? लोग मैंने सुना है वहां से घरों को बेच के दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कि जनाब ये सूरत-ए-हाल खत्म ही नहीं हो रही यहाँ। ये है, और वहां पर प्रॉपर्टी का रेट बड़ा डाउन गया है। वहां पर शादी हॉल तो वैसे कोरोना के बायस बंद हुए, स्कूल वहां पे कोरोना के बायस बंद हुए, तो दीगर एक्टिविटी भी जो है वो वहां पर महदूद होकर रह गई है। अच्छा, और इसके साथ साथ नजर अब वहां पर क्या क्या काम बाकी है, अभी दोनों साइड का असफॉल्ट बाकी है, अभी दोनों साइड के यूटर्न्स बाकी हैं, अभी वहां पर जो ड्रेन्स बननी है वो बाकी हैं, इसके साथ साथ वहां पर स्लिप्स रोड बनने हैं वो भी बाकी हैं, वहां पर से तजावजात हटाई जानी हैं वो बाकी हैं, कई एक सर्विस लेन और यूटिलिटी सर्विसेज की लाइनें जो हैं वो वहां से मुंतकिल होनी है, और ये सारा काम अभी बाकी है, और अभी तक फंड्स जो है हुकूमत की जानिब से नहीं आए। मिर्जा साहब, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आज खूब खींचातानी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से कि इन्होंने किया क्या है और आखिरकार क्यों मंसूबे हैं जो लेट हो रहे हैं, और पैसे होने के बावजूद भी अवाम पे क्यों नहीं लगाई जा रहे, क्या मंतक है इसके पीछे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को
तो रमजान मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब बताइएगा बारी बारी कैसे चमड़ी उधेड़ी जा रही है हमारी फैसलाबाद की आवाम। अच्छा, दूसरा इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, फैसलाबाद को रिंग रोड मिलना था, लेकिन रिंग रोड चूंकि बहुत मेगा कास्ट थी उसकी, तो उसको श्रिंक करके लिंक रोड का मंसूबा जो था वो नून लीग के दौर में बनाया गया। तकरीबन ये भी नून लीग के दौर का था? ये भी नून लीग के दौर का था, तकरीबन 69 करोड़ रुपए का। और इस मंसूबे के तहत फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगह पर 11 लिंक रोड बनने थे। लिंक रोड मैं उसमें वाज़ेह कर दूं कि मछली फार्म के साथ ही एक जो छोटी नहर है उससे साथ साथ रोड आती है, वो जड़ावाला रोड के साथ चढ़ जाती है। जड़ावाला रोड से उसी नहर के साथ एक रोड आती है, वो इधर आ जाती है शिवपुरा रोड पे पास गटवाला के पास आ जाती है। अच्छा, इसी तरह अगर हम ट्रीट बेकरी के सामने देखें जो पुल है उसके साथ एक रोड झुमरा रोड के ऊपर आ जाती है। बिल्कुल आती है। इसी तरह एक आगे हम थोड़ा सा आगे जाएं तो जहां पर मार्किज हैं कैनाल रोड से भी झुमरा रोड पे एक दूसरी रोड भी आती है, उसे मियां पिंड रोड भी कहते हैं। इसी तरह फैसला जो नड़वाला रोड है वहां से एक रोड झंग रोड के ऊपर चलती है। इसी तरह ड्रेन्स जो बने हुए हैं फैसलाबाद के सरगोदा रोड और डाइवर रोड को आपस में मिलाते हैं। अमीपुर बंगला रोड की क्या सूरत हाल है? वो भी बड़ी खराब है। वो उसके भी फंड्स जो हैं वो डीसी ने तकरीबन 8 करोड़ रुपए मांगे हैं, लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं। तो ये वो तमाम लिंक रोड से जिनका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि शहर को आपस में मिलाया जा सके, बजाय इसके कि झंग रोड वाला बंदा पहले जो है वो नड़वाला चौक में आए और फिर नड़वाला चौक से नड़वाला की तरफ जाए। तो लिंक रोड थे जिससे शहर के अंदर की ट्रैफिक कम होनी थी और जो फासला था, आपसी फासला, वो कम होना था। अफसोसनाक बात यह है कि उसके भी फंड्स जो हैं वो नहीं मिल सके और वो मंसूबा भी जो है वो अभी तक लटका हुआ है। एक तीसरा मंसूबा था जो कि साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह के और साबिक वफाकी वजीर आबद शेर अली के हलके में एक नवल्टी पुल अंडरपास का मंसूबा जो था वो मंजूर हुआ था। उसे सिरे से नहीं छेड़ा गया। मजमूई तौर पर इसकी लागत जो थी वो तकरीबन 81 करोड़ रुपए थी और इसका मकसद ये था कि एक तरफा अंडरपास बनाकर नवल्टी पुल के ऊपर और नवल्टी चौक के अंदर जो ट्रैफिक जैम नजर आता है उसको खत्म किया जा सके। उसके ऊपर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की जानिब से एक दो दौरे भी किए गए। सेक्रेटरी हाउसिंग ने भी दौरा किया, डिप्टी कमिश्नर ने भी उस जगह पे दौरे किए। पिछले साल उसके लिए तकरीबन 50 लाख रुपए टोकन मनी जो थी वो रखी गई थी। अफसोसनाक बात यह है कि जो मौजूदा बजट है उसके अंदर उस मंसूबे को रखा ही नहीं गया, जिसका मतलब यह है कि अब नवल्टी पुल अंडरपास नहीं बनेगा, उसको माइनस कर दिया गया है हमेशा के लिए। अब एक और मंसूबा जिसका बुनियादी तौर पर मकसद यह था कि फैसलाबाद शहर में जो पार्किंग के मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। तकरीबन 1.5 अरब रुपए का मंसूबा जो था वो नून लीग के दौर में इसका संगे बुनियाद रखा गया। 35 करोड़ रुपया तकरीबन उस वक्त की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उस वक्त सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नूरुल अमीन मैंगल ने जो अकाउंट था फोर अकाउंट उससे निकलवा कर इसके ऊपर खर्चे ताकि इस मंसूबे को शुरू किया जा सके। और आज मिर्जा साहब हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? मोहम्मद यार वटू चौक तहसील तांडला। जी जी मोहम्मद यार साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर हमारा जो रोड है ना वटू चौक से पीरा पुल जाता है। जी बोलिए बोलिए। पीरा पुल रोड जाता है, उसके ऊपर बहुत खड्डे हैं, ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जी वट्टू साहब, आपकी आवाज जो है हम अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वट्टू चौक से जो इनका कहना है कि रोड निकलता है वहां से, उस रोड में खड्डे इस कदर ज्यादा हैं कि आए दिन हादसा पेश आते हैं। और जहां तक मुझे याद है जनाब वट्टू साहब, वहां पे स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है और स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से रात के औकात में तो ज्यादा ट्रैफिक हादसा होते हैं। हैवी ट्रैफिक जब वहां से गुजरती है तो मिर्जा साहब बहुत सारे लोग जो कि रोड क्रॉस कर रहे होते हैं उनमें भी बचने का खदशा होता है और खड्डों में अगर तेज रफ्तारी के बाइस आप बचते हैं तो ट्रक उल्टने और इसके साथ साथ गाड़ी के हादसा पेश आने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। क्या कहेंगे? हनान, इस पे कोई शक नहीं कि सनतों का शहर पहले सनतों का कब्रिस्तान बना और अब ये खड्डों का शहर बन चुका है। फैसलाबाद की किसी एक रोड की बात आप कर लें, मासवाए शिवपुरा रोड जो कि नया चंक बना था, नया हिस्सा बना था, उसको आप माइनस कर लें। इसके अलावा फैसलाबाद के तकरीबन तमाम रोड जो हैं अब खड्डों में तब्दील हो चुके हैं। अच्छा, जहां से इन्होंने कॉल की ना, अली गोहर बलोच है वहां पे एमएनए मेरा ख्याल है, और अली गोहर बलोच नून लीग के एमएनए।
अब नून लीग के एमएनएस को बजट मिलने के चांसेस मेरा ख्याल है, होना तो दूर, मिलेंगे ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे, वो किस तरह से अपने हल्के को संभालें? हनान, आपको मैं इसी बात पे टोक रहा हूं, यहाँ पे जो हुकूमती पार्टी है उनको कोई नहीं पूछता। उनको अगर कुछ मिला भी है तो 5 से 10 करोड़ रुपए मिले हैं, और वो मेरा ख्याल उनकी शायद ये इलेक्शन कास्ट थी इतनी तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त कि फैसलाबाद के मसाइल को एड्रेस करना। तो वो लोग जो कि इस वक्त अपोजिशन में बैठे हैं, वो तो सोचें भी ना कि उनको हुकूमत की जानिब से एक आना भी मिलेगा। हाँ, ये हो रहा है कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं उस लेवल पे हो रही, लेकिन ये आप ये समझ लें कि फैसलाबाद से जितने भी वो तमाम अरकान सूबाई असम्बली और अरकान कौमी असम्बली, उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। हुकूमत ने ये किया है, नवाजने की सूरत हाल ये है कि वो तमाम टिकट होल्डर जो कि इलेक्शन हार चुके हैं, और देखा यह जा रहा है कि वो कितनी % से इलेक्शन हारे हैं, उस परसेंटेज को मद्देनजर रखते हुए उनको फंड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, और हारे हुए अरकान असम्बली जो हैं वो पैसे लगा रहे हैं। तो हम जिक्र कर रहे थे फैसलाबाद के मेगा प्रोजेक्ट्स का, तो कश्मीर पुल अंडरपास की बात हो गई, लिंक्स रोड अभी नहीं बने, इसके साथ साथ नवल्टी पुल शुरू ही नहीं हुआ। इसके बाद एक बड़ा मंसूबा था कि अब्दुल्लापुर से लेकर गटवाला तक एक सर्विस रोड बनाई जाए कैनाल रोड के साथ साथ, ताकि कैनाल रोड को सिग्नल फ्री करते हुए यहां पर ट्रैफिक के लिए जो मसाइल पैदा होते हैं, ट्रैफिक का बहाव जो है उसको बेहतर बनाया जाए, और यहां पर सर्विस रोड बनाई जाए। यह भी साबिक हुकूमत के जब का मंसूबा था, लेकिन अभी तक 37 करोड़ रुपए इसके भी नहीं जारी हो सके, जिसका मतलब यह है कि अब सर्विस रोड भी जो है वो आइंदा माली साल में चली जाएगी, और ये कभी भी जो है वो प्रायोरिटी नहीं रहा मंसूबा सर्विस रोड का, क्योंकि अगर कश्मीर का अंडरपास नहीं बन रहा तो सर्विस रोड जो है वो कहां से बन जाएगा। तो ये शहरी जो हैं कैनाल रोड के ये सुन लें कि अभी यहां पर सर्विस रोड भी जो है वो आने वाले माली साल में ही होगी। तो हम वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो आइंदा हफ्ते फैसलाबाद का दौरा जो है उनका मुतवक्के है। मुमकिन तौर पर कश्मीर पुल अंडरपास की शायद सुनी जाए, लेकिन सर्विस रोड जो है वो भी इसी तरह मंसूबा जो है वो लटका रहेगा, और आइंदा साल इसका जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। दौरे तो पहले भी मिर्जा साहब बड़े हुए हैं, और इसके बावजूद भी कोई सुनी नहीं गई, खास तौर पे ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल और ऐसा ही। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब वाला, मैं आपके खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला खारान वीरान बॉर्डर से है। जी जी। अर्ज ये आपकी खिदमत में, हक का ये प्रोग्राम चल रहा था, मैं देख रहा था, बहुत जबरदस्त है। इससे अवामी मसाइल में कुछ कमी आएंगे, और यहाँ का एक मसला यह है कि यहाँ QRF क्विक रिस्पांस फोर्स के लेडीज के 1 साल पहले 187 नौजवानों के भर्ती हुए थे, अभी तक उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही। अच्छा। हाँ, अभी तक 1 साल 14 जुलाई 2019 को उनके ऑर्डर हुए थे, और इसी हालत में तुरबत में, पंजगूर में, मंद में, बुल्लो अभी वो ड्यूटियां कर रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें उनको नहीं मिल रही हैं। वो उधार करके अभी वो ऐसा है कि वो बाजार में फिर भी नहीं सकते हैं, जब छुट्टियों में आते हैं तो वो फल फिर नहीं सकते हैं। अच्छा जहीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या मुतलका जो आपके MP MNA साहबान हैं, या गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, या आपके वजीर आला हैं, अरबाब इख्तियार तक इस मसले को से आगाह नहीं उनको किया गया कि आखिरकार क्यों नहीं उनकी तनख्वाहें दी जा रही? जनाब वाला, बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के मैंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है, सेक्रेटरी दाखिला को लिखा है, मिनिस्टर दाखिला को मैंने लिखा है, और DG लेवीज को मैंने लिखा है कि आखिर इनको तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही है। 1 साल 2 महीने 1 महीना हो गया है, इनको तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही है। और मुतलका महकमे के अफसरान से क्या आपने पूछा है कि इसकी वजह क्या है? जनाब, ये तो हमें घास ही नहीं डालते हैं, ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपका जो फैसलाबाद का चल रहा था, तो मैंने ये मौका समझ के मैंने कहा आपके तवस्सुत तक के जरिए मैं ये हुकाम वाला तक ये पहुंच जाए। आप बलूचिस्तान के जो है हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी, जो TV टॉक शो में आकर ऐसी बातें करता है जैसे बलूचिस्तान में दूध और शहद की नहरें
बह रही हूँ, जबकि उनके अपने मुलाजमीन जिनको वो भी फोर्स के जो 24 घंटा ऑन ड्यूटी है उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। जी जहीर साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और जो बात आप कर रहे हैं अगर वैसे वाकई है तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है उन नौजवानों के साथ जिनको भर्ती तो कर लिया गया लेकिन तनख्वाहें अब तक नहीं दी गई। और वाकई में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है लेकिन जो हकीकत होती है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मिर्जा साहब ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है कि 1 साल तक उनको तनख्वाह नहीं दी गई और तनख्वाह ना देने की वजह से वो घरों के सिस्टम पता नहीं किस तरह से चला रहे हैं, ऑन ड्यूटी भी हैं, जॉब भी नहीं छोड़े और छोड़ सकते भी नहीं है, अगर छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे, लेकिन उनको तनख्वाहें भी नहीं मिलती। असल में हमारा सिस्टम ऐसा गंदा है इस मामले में कि जब भी कहीं पर नई अपॉइंटमेंट होती है तो पहली तनख्वाह के इजरा में 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं और जब तक क्लर्क्स की जेब गर्म ना की जाए तब तक इस तरह के मसाइल रहते हैं। लेकिन जिस तरह का ये इशू बयान कर रहे हैं इससे महसूस ये हो रहा है कि सरकारी सतह पर उनके तनख्वाह की इजरा के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदामात नहीं किए गए। इस मामले में मुतलका जो सूबाई हुकूमतें हैं वो जिम्मेदार होती हैं और मैं ये समझता हूं कि वहां से जो अरकान असम्बली हैं उनको इस मामले में अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। और अगर वहां से रहने वाले ये अफराद जो हैं हमें सुन रहे हैं तो इस मामले में जो है वो अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है कि ये मामला है और इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से ताहाल कुछ भी नहीं किया जा रहा। लेकिन इतनी ताखीर जो है वो पहली बार सुनी है कि सरकारी सतह पर के ऊपर जो है वो तनख्वाहें जो हैं उनके इजरा में इतनी ताखीर हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मिर्जा साहब और हम यही दुआ करेंगे और यही दरख्वास्त भी करेंगे मुतलका हुकूमत से कि इस मामले को संजीदगी से देखा जाए। जनाब हमारे सिटी 41 की ये पहचान है कि अगर खास तौर पे बलोचिस्तान से कोई शहरी अपनी खबर यहां पे आके बताना चाह रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम सिटी 41 हर शख्स की आवाज बनता है, आवाज सुनता है और इसकी आवाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचाता है। तो मेरी मुतलका वजीर आला और वजीर आजम से दरख्वास्त है इस हवाले से कि बलोचिस्तान के मसाइल को संजीदगी से लें और वहां पे मौजूद लोग जो हैं उनकी जो मुश्किलात हैं उनको जल्द अज जल्द कम किया जाए ताकि वो भी सुख का सांस ले सके। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा हमारे। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ रमजान मिर्जा साहब मौजूद हैं। हमारे शहर में चलने वाले जो प्रोजेक्ट्स है बड़े और वो प्रोजेक्ट्स किस तरह से घटाई में जा रहे हैं और किन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाना था और उनका सिरे से ही नाम निकाल दिया गया, इस हवाले से गुफ्तगू मिर्जा साहब कर रहे थे। तो दोबारा उनकी तरफ चलते हैं और मजीद गुफ्तगू करते हैं। मिर्जा साहब पार्किंग का मसला 8 बाजारों का अरसा दराज है कि इसको हल करना चाह रहे हैं लेकिन हल नहीं हो पा रहा, आखिरकार क्या वजह है? बजट्स कहां गए? प्लाजा बनना था पार्किंग का, वो भी नहीं बना। इसका जवाब लूंगा लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी कौन साहब बात कर रहे हैं और कहां से? जी जाहिद मान चक नंबर 610 तहसील तांदलियां वाला से। अरे तांदलियां वाला से जनाब हमारे कॉलर रहे हैं और जाहिद साहब पूछिए क्या सवाल करना चाहते हैं आप? ये नून लीग के दौर में हमें एक तोहफा मिला था कारपेट रोड। बिल्कुल वो था गढ़ फतेह शाह से लेकर भट्टू चौक तक। बिल्कुल जो इंतहाई अहम शहरा है जिस पर बहुत सारी गाड़ियां सफर करती हैं और बहुत सारे शहरों को वो लगता है रोड। तो अब उसकी इतना खस्ता हाल हो चुका है कि उस पर चलने को दिल नहीं करता। उसकी तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। जगह जगह बारिश की वजह से खड्डे पड़े हुए हैं, रोड टूट का शिकार है। तकरीबन 26 लाख रुपए का वो मंसूबा था जो कि बिल्कुल तबाह हो गया है। जी जाद साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जनाब तांदियावाला के मिसाल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। शायद इसकी वजह यह है कि यहाँ पे तो थोड़े बहुत पैसे ला के शहर का पैचवर्क करवा लिया जाता है, वहां पे तो नून लीग का एमएनए जनाब वो क्या करे। अब असल में जिम्मेदारी ये है कि वहाँ की जो म्यूनसिपल कमेटी है वो इस बात की जिम्मेदार है कि फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला की हदूद में आने वाले तमाम सड़कों का पैचवर्क जो है वो तहसील इंतजामिया वहां पे करवाए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद जिम्मेदारी नहीं ले रही अपने शहर की, वहां की तहसील वाले किस तरह से? अब यही मैं बताने लगा हूं। हुकूमत जब आई तो उन्होंने तकरीबन 1 साल तक तमाम तर फंड्स को रोके रखा। फैसलाबाद म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अकाउंट में तकरीबन 6 माह पहले 1.25 अरब रुपए के करीब रकम मौजूद। माजूद चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूं मिर्जा साहब। क्वेश्चन यहां पे ये आता है, अब्दुल रहमान भी मेरे शो में आए, उन्होंने भी बताया कि पैसे पड़े हैं खर्च नहीं रहे
वहां पे MP MNA कहते हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन पैसे लगते नजर नहीं आते। निकालते क्यों नहीं है? उनको थोड़ी सी हवा तो लगवा रहे हैं, पड़े पड़े खराब ही ना हो जाए। ये अब सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली, और इसके साथ साथ अरकान असम्बली जो उसके कमेटी के मेंबर हैं, उनको इस हवाले से मेरा ख्याल है कुछ सोच विचार करनी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि कोई भी एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं, और उसके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पा रहा। क्यों? आखिर क्यों? नजर ये आ रहा है कि एक तो फैसलाबाद डिवीजन की सतह पर प्लानिंग का फुकदान है, दूसरा ये जो है आपसी जो चपकलिश है, और कोई भी बड़ी सोच और बड़ा विजन नहीं है यहाँ पर इस लेवल की क़यादत में। इवन कि आप ये देख लें कि वो कहने लगा था कि दर्जा चहारम के तबादले और इस तरह के मामला जो हैं वो करवा के ही शादियाने बजाए जाते हैं। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ना तो डिमांड है, और आप यकीन करें फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली, जिनमें जो रुकन कौमी असम्बली हैं वो भी, और जो रुकन सूबाई असम्बली हैं वो भी, कोई एक प्रोजेक्ट जो इन्होंने हुकूमत से अप्रूव करवाया हो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई हो, ये क्लेम नहीं कर सकते। जिन प्रोजेक्ट्स का मैं जिक्र कर चुका हूं, ये वो तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि साबिक हुकूमत ने शुरू किए और उसके ऊपर काम जारी है। अच्छा, जो इस हुकूमत ने शुरू करने थे वो ये कर नहीं सके, और ये अब ये क्लेम भी करते हैं कि इनके प्रोजेक्ट हैं। फंज प्रोजेक्ट फेज़ 2, जिसके तहत तकरीबन 25 करोड़ गैलन यौमिया फैसलाबादियों को पीने का साफ पानी मिलना था, शुरू नहीं हो सका, और ये भी साबिक हुकूमत का प्रोजेक्ट है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसके जरिए 40 मिलियन गैलन पानी जो है, सीवरेज का पानी, इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर, उसको साफ करके आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाना था, उसके ऊपर भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अफसोसनाक बात यह है कि साबिक हुकूमत के ये दोनों मंसूबे हैं, डोनर बाहर बैठे हैं, पैसा हाथ में लेके बैठे हैं, और ये यहां पर एग्जीक्यूशन शुरू नहीं करवा रहे। और दिलचस्प बात यह है कि जो मौजूदा अरकान असम्बली है, जिनका ताल्लुक मौजूदा पार्टी से है, PTI से है, उनका कहना है कि ये उनका मंसूबा है, हालांकि ये साबिक हुकूमत का मंसूबा है। और एक बड़ा कोई प्रोजेक्ट, वो सेहत का शोबा हो, वो तालीम का शोबा हो, वो तरक्याती मंसूबों का शोबा हो, कोई एक शोबा, एक मंसूबा जो है मौजूदा गवर्नमेंट शुरू नहीं कर सकी। और अच्छा ये हुआ है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने पहली बार फैसलाबाद शहर जो है वो वसा के पानी में डूबा हुआ है। गंदा पानी, सीवरेज का पानी, हर गली हर मोहल्ले में देख लें, डी टाइप देख लें, समनाबाद देख लें, निसार कॉलोनी देख लें, बरकतपुरा देख लें, शादीपुरा देख लें, इसके साथ साथ अली टाउन देख लें, इसके साथ साथ यूसुफ टाउन देख लें, आप लियाकत टाउन देख लें, ख्वाजा टाउन देख लें, रुस्तम टाउन देख लें, आप अली पार्क देख लें, आप इसके साथ साथ फैसलाबाद देख लें, फैसलाबाद देख लें। और ये हुआ फैसलाबाद में कि अरकान असम्बली की तस्वीरें जो हैं वो गटरों के ऊपर लगी, और मैंने ये भी देखता हूं बड़ी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे अमूर, उनकी तस्वीर के साथ एक लिखा हुआ था होर साडे लायक, मतलब पीछे वो मियां वारिस साहब को भी खराजे तहसीन पेश किया गया बड़े जबरदस्त अंदाज में। भाईजान, मैं ये कहता होता था कि शायद साबिक हुकूमत में रजा नसरुल्लाह घुमन के इलाके सिर्फ पानी में डूबते हैं, इस बार ये हुआ है कि रजा नसरुल्लाह घुमन के इलाके तो पानी में डूबे हुए हैं। आपको लतीफ नजर जो चेयरमैन FDA जिनका नाम जो है वो सुना जा रहा है, उनके इलाके पानी में डूबे, मियां वारिस अजीज के इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मुझे सज्जाद अली का गाना याद आ जाता है, मैं डूब रहा हूं मगर अभी डूबा तो नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ शेख खुरम शहजाद के इलाके पानी में डूबे हुए हैं, इसके साथ साथ फैजल कमोका के इलाकों से पानी नहीं निकल रहा, और ये वो तमाम अरकान असम्बली हैं जो बुलंद बांग दावे भी करते हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा। और जनाब सुन लें इनकी, होए यूं धाड़ रहे होते हैं स्टेजों पे कि जैसे फैसलाबाद को तकदीर ही बदल देंगे, ये पेरिस बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे आने की देर है, सीवरेज के मसाइल हल कर दिए जाएंगे, आपके इलाके में सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स लगा दिए जाएंगे, बाग बना दिए जाएंगे, उन बागों पे फल लगा दिए जाएंगे। जनाब वो कुछ भी नहीं हो रहा। MD वासा भी शायद महसूस ये हो रहा है कि वो भी शायद काम में संजीदा नहीं, या उनको काम समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब से उन्होंने चार्ज लिया है फैसलाबाद के सारे इलाके जो हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। अगर हम पार्क्स का जिक्र कर लें तो फैसलाबाद में पिछले 2 साल में 1 रुपया भी पार्क के नाम पर नहीं आया, और अफसोसनाक बात यह है कि PHA के 15 करोड़ रुपए फंड्स के ऊपर कट भी लगा दिया गया। और इस बार यह हुआ है कि कोरोना में लोन का सीजन नहीं लग सका, 9 करोड़ रुपया वो घाटा पड़ा। अदालती हुक्म के ऊपर जितने भी पब्लिक मकामात हैं वहां से बिल बोर्ड हटा दिए गए, 2.5 करोड़ रुपए उसका घाटा पड़ा। तो इस वक्त फैसलाबाद के इदारे जो हैं महसूस ये हो रहा है कि पता नहीं किसके रहमो करम पर हैं, और मुंतजिर हैं कि हुकूमत की जानिब से पैसे आएँ
उन पैसों को यूटिलाइज करके सर्विसेज दी जाएं। जिन्होंने वोट दिया होगा वो तो फिर यही शेर पढ़ते होंगे ना कि मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी बड़े कमाल के हैं। बिल्कुल, तो यही सूरत हाल नजर आती है कि जिन अपनों को वोट दिया था वही मेरे जवाल के मुंतजिर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शहर फैसलाबाद की सूरत हाल काफी बदल चुकी है। यह है जनाब मेरा नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान देखें जरा, नया फैसलाबाद बाहर निकल के देखें और नई धूप के साथ चमचमाता पानी गली के अंदर जब नजर आता है ना, तो नए पाकिस्तान की ताबीर जो है वो शर्मिंदा ताबीर वो ख्वाब होता हुआ नजर आता है। और गलियों में सूरत हाल इस वक्त ये हो गई है कि जब आप गली में खड़े पानी में उस गली की तस्वीर देखते हैं तो महसूस ये हो रहा है कि शायद ये बिफोर पार्टीशन की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन जो ही आप उसको सीधा करके देखें तो नजर आता है कि नहीं भाई, ये तो समनाबाद का इलाका है, ये तो निसार कॉलोनी है, ये तो भाई बरकतपुरा है, ये साबिक वज़ीर कानून का हल्का है जो कि इस वक्त मौजूदा अरकान असेंबली बैठे हैं वहां पर और बड़ी डटाई के साथ बैठे हुए हैं। और अच्छा, समटाइम ये भी कहा जाता था, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे फैसलाबाद के, मैंने उनकी सोशल मीडिया के ऊपर जनाब वीडियोस देखी, उसके अंदर इन्होंने खास तौर पे एक कैंपेन चलाई कि ये एक ढोंग किया जा रहा है, फैसलाबाद में वासा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी 2-4 गलियों में है तो इस तरह से बनाया गया है कि नून लीग के वर्कर्स ने गटरों के अंदर बोरियां फेंकी हैं और फेंक के उसको बंद किया। अब इस चीज को गलत इस तरह से साबित हुई कि एक हल्के में हो गया, 2 में हो गया, 3 में हो गया, जनाब पूरा फैसलाबाद ही बोरियां डाल के बंद कर दिया गया। चलिए, सवाल यह है कि क्या सिर्फ फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल हैं, बाकी सारे मंसूबे बन गए हैं, सड़कें बन गई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बन गया, फ्रेंच प्रोजेक्ट बन गया, कश्मीर पुल अंडरपास बन गया, नवल्टी पुल बन गया, गटवाला रोड बन गया, कैनाल सर्विस रोड बन गया, लिंक रोड बन गए, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन गया, कुछ भी नहीं बना। पार्किंग भी डाल लें जनाब, पार्किंग प्लाजा तो बस जी वो माजी का हिस्सा बन गया और मुझे लग रहा है और बड़ी अजीब सी सूरत हाल ये नजर आ रही है कि ये वो तमाम मंसूबे जिनको मैं देखता हूं, ये वो मंसूबे हैं जो मेरे डिपार्टमेंट्स के मुतलका हैं। और अगर आप महकमा सेहत के मंसूबे देख लें, कोई एक भी बड़ा मंसूबा जो है वो नहीं बन सका। हसीब शहीद का अस्पताल अभी तक जो है उसकी ओपीडी जो है वो चल रही है और बाकी अल्लाह के सुपुर्द है। सुना तो था उसके कोई बजट्स आ रहे हैं, बजट उसकी अप्रूवल हुई है और मियां फरख हबीब ने यह भी कहा था कि फैसलाबाद के लिए एक डेवलपमेंट पैकेज लेके आ रहे हैं। अब पता नहीं वो सीएम जो है वो डेवलपमेंट पैकेज ही लेके आएंगे या कुछ और लेके आएंगे, ये पता नहीं है। अच्छा, वैसे जब भी सीएम आते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जान से बड़ा वालियाना इस्तकबाल किया जा रहा। मुझे इस दफा कुछ खदशा है कोई इस्तकबाल किसी और ही तरह का ना हो जाए, क्योंकि अवाम तो सताई पड़ी है, जिस प्रोजेक्ट पे भी जाएंगे वहां पे लोग जो मौजूद होंगे, मैं बताता हूं उसके लिए 100% चांस ये है कि ये बड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो है वो सारी एक्टिविटी होगी, इवन के इन कैमरा होगी और ब्रीफिंग्स जो हैं वो इन कैमरा होंगी, जिसमें अरकान असेंबली बैठ के ये भी शिकायतें करेंगे कि डीसी और कमिश्नर हमारी बात नहीं सुनते। इस तरह की शिकायतें भी जो है होंगी, हमें बताया नहीं जाता। इतना ही ये अवामी लोग हैं, इतने ही ये तो वजीर आला साहब घरों में जाएं, लोगों के मोहल्लों में जाएं। जनाब, हम तो ये दरख्वास्त करेंगे, आपने आना है, जिस मोहल्ले के अंदर आपके एमपी एमएनए की तस्वीरें गटरों पे अवेजा की गई हैं, वहां का चक्कर लगाएं, लोगों की सूरत हाल सुने, देखें वो क्या कहते हैं, क्योंकि जब तलक हकीकतें आप अपने मुंह से अपने कानों से सुनेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इन लोगों के मसाइल किस तरह से हल करने, और संजीदगी से भी फिर आप लेंगे। और एक सोशल मीडिया के ऊपर मैं वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की वीडियो देख रहा था, उसमें लाहौर के अंदर जब बारिश का पानी इकट्ठा हुआ तो अपनी गाड़ी में खवातीन को बिठाने के लिए कर रहे, और किसी शख्स ने उसके ऊपर एक ऑडियो जो है वो पंच कर दी, लगा दी, जिसमें कहा लाहौरे लाहौरे लाहौरे, यानी मजाक तनकीद बनाई जाती है। अब तो इनकी हर हरकत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है सोशल मीडिया पे। असल में सोशल मीडिया पे नहीं, अब तो वो तमाम लोग जो कि पीटीआई से मुतासिर थे, अब वो बहुत मुतासिर हुए हैं। अच्छा, मुतासिर होने के साथ साथ अब सोशल मीडिया पे जब इमरान खान साहब किसी भी न्यूज के अंदर देखते हैं ना चीज पे एक्शन ले रहे, ओए हो सोशल मीडिया पे वो कहते हैं पेट्रोल पे एक्शन लिया, पेट्रोल लुका लो, ठीक है, दालों पे एक्शन लिया या किसी और चीज पे एक्शन लिया, उनका एक्शन ले लिया। मैंने ये देखा है कि वज़ीर साहब की जिस चीज के ऊपर नजर पड़ जाती है ना, वो उसके बाद बहरान का शिकार हो जाती है। कि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अगर उनकी नजर सैलाब के ऊपर पड़ जाए ना, तो शायद सैलाब भी आना बंद हो जाए। महसूस ये हो रहा है क्योंकि मौजूदा वो तमाम इश्यूज
जो कि इमरान खान साहब ने एड्रेस किए हैं, उनमें मसला जो है वो बड़ा है और इससे महसूस ये होता है कि शायद वज़ीर पाकिस्तान जो हैं वो कमजोर हैं उस माफिया के सामने, जिस माफिया से वो हमेशा टक्कर ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रमजान मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के शो के अंदर आए और बड़े मुफीद मशवरों से आपने आगाह किया और शहर फैसलाबाद के अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे और जो मसाइल थे उनके हवाले से भी आपने आगाह किया। तो बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। तो जनाब ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि सारी तनकीद का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी को जातियात के ऊपर टच करना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे शहर फैसलाबाद के मसाइल को हल करना है। तो खुदारा आपके एमपी एमएनए साहिबान से तो मैं गुजारिश नहीं करूंगा क्योंकि आप खुद उनकी नहीं सुनते, तो मेरी अरबाब इख्तियार वजीर आजम इमरान खान और मुतलका हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनसे यही दरख्वास्त है कि जनाब संजीदगी से काम करें, मसाइल को हल करें। आपने अगली दफा भी आना है, किस मुंह से वोट मांगेंगे और अगली दफा यही सूरत हाल रही तो मेरा नहीं ख्याल लोग मोहल्लों में भी एंटर होने देंगे मुतलका आपके जो कैंडिडेट्स होंगे उनको। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक के बाद हमें बड़े खास मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, जनाब उनका तारफ करवाता चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि मरियम नवाज साहिबा जब गुज़श्ता दिनों के अंदर नैब में पेशी के लिए गई तो पंजाब भर से बहुत सारे कारकुनान थे जिन्होंने शिरकत की वहां पे और पेशी के दौरान जाने के लिए उनका साथ दिया था। और इसी के साथ साथ ये भी बताता चलूं कि मुतलका हुकूमत जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको तनकीद का निशाना बनाने के लिए टिकटॉक स्टार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से खास तौर पे टिकटॉक बनाए जाते थे जिसमें मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता था, इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जाता था। तो वो उस वजह से अपने खास तौर पे उस अंदाज की वजह से नून लीग के अंदर तो काफी पॉपुलर हुए ही, लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे पॉपुलर इस तरह से हुए कि नून लीग के लोग उनको सराहते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनको कह सकते हैं कि बेइज्जत करने की कोशिश करते थे सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन उनका यह कहना है कि जितना मर्जी तनकीद का उनको निशाना बनाए वो टिकटॉक बनाने से बात नहीं आएगी। मेरी मुराद जनाब साउथ बट से है जो कि आजकल सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं और काफी पॉपुलर हो चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और उनके साथ साथ हमारे साथ जफर डोगर साहब मौजूद हैं जो कि सिटी 41 के ब्यूरो चीफ हैं, फैसलाबाद के प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं और नामवर सहाफी हमारे पाकिस्तान का बड़ा नाम है। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा साउथ बट की तरफ चलूं और उनसे बात करते हैं। जनाब बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, बिजली तो काफी खूब निकाली फिर उस दिन पुलिस के जवानों ने। जी, वो मेरे ख्याल से पुलिस के जवान नहीं थे, वो इनकी अपनी ही कोई टाइगर फोर्स थी, क्योंकि पुलिस के जवान जब टाइगर फोर्स के लोगों ने कपड़े पहने हुए थे पुलिस के। जी, क्यों नहीं पहन सकते? सिविल वर्दी वाले आपको नजर नहीं आ रहे थे? वो एक था सिविल वर्दी वाला, काफी थे। हाँ। वो एक कैमरे के आगे आया जिसने शुरुआत की है, उसके साथ फिर लोगों ने अपने अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए। जब इशारा हो गया ना उन्हें कि ये टिकटॉकर आ गया है। तो अच्छा, पकड़ा कैसे आपको, कहां से पकड़ा, ये कहानी तो बताएं, क्योंकि वीडियो में हमने देखा आपको लाया जा रहा है और खूब खातर तवाजा की जा रही है, लेकिन पकड़ के कहां से लाया? वो जहां से पकड़ के लाए हैं वो उसके सामने नैब ऑफिस के सामने एक ढाबा था खाना वाला, तो हम खाना खा रहे थे वहां। अच्छा, यानी बट हैं और बट्टों को खाना बड़ा पसंद होता है। जी, वो बस भूख लग गई थी तो हम चले गए खाना खाने। तो वहां से फिर हमें उन्होंने एसपी साहब आए थे, उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा आज उस टिकटॉकर को बाहर निकालो। यानी आपको पहचानते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहचानते तो फिर सारे ही थे। तो यानी स्पेसिफिकली आपको टारगेट किया गया, बाकी किसी को नहीं उठाया उन्होंने? नहीं, मेरे साथ जितने लड़के बैठे थे उधर खाना खा रहे थे हम सबको उठाया उन्होंने। मेरी वजह से वो भी फंस गए। हाय, ये बाल जो अपने ऐसे किए ना, मुझे फिर वो सीन याद आ गया जब आपको लेके आए और पहला जन्नाटेदार पीछे से पड़ा और आपने फिर शर्माए नहीं, आपने नहीं, अपने लीडर के लिए खाए हैं ना, लीडर के लिए तो आपने फिर वहां पे बाल इस तरह से अपने घुमाए और पूरा हीरो की लुक दी वहां पे भी। जाहिर बात है, फिर वो ही मूवमेंट था, या तो मैं हीरो बन जाता या जीरो। तो मैंने हीरो बनना ही पसंद किया, जीरो तो हम बन नहीं सकते क्योंकि। अच्छा, वैसे डोगर साहब बड़ी दलेरी की बात है, इतने लोग हों और अकेला मार खाने वाला हो, थप्पड़ पड़े हो, मुक्के पड़े हो, गुस्से पड़े हो और इसके बावजूद बंदा मुस्कुरा रहा हो। माड़ा बंदे की तो जान ही निकल जाए वहां पे। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? हनान, मुझे आपके पहला जो लफ्ज था ना वो उस पर बड़ा शदीद एतराज है। आपने कहा आपकी बड़ी खातर तवाज़ो कर रहे थे, तो ये भाई ये सियासी लोगों के लिए या इस तरह ये मुनासिब नहीं है। आप मैंने सर एक्चुअली एक इंटरव्यू देखा था इनका जिसमें इन्होंने कहा था कि वो फूल है मेरे लिए।
वो मेरे लिए फूल हैं और मुझे थप्पड़ नहीं पड़े, मुझे फूल पड़े हैं, सूरजमुखी का फूल, आपने कहा था गुलाब का फूल, मैं इस वजह से सर वो नहीं, मतलब एक ही है, मैं समझ रहा हूँ सारा वो, मतलब आमतौर पे ऐसे ही बात चलती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी कलेक्टिव काज के लिए जब आप मार खाते हैं ना, इज्तिमाई मफाद के लिए, इज्तिमाई मफाद के लिए जब आप गिरफ्तार भी हों तो उसे सियासी कैदी कहा जाता है, यानी जिसमें आपका कोई इंडिविजुअल का ना हो मामला कि मैं ज़ाती किसी काम के लिए कोई करता हुआ पकड़ा जाऊं या लड़ूं, तो वो मेरा ज़ाती है। जब इज्तिमाई काज के लिए करते हैं तो वो सियासी कैदी कहलाते हैं। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मुझे हमेशा ही अच्छे लगते हैं, वो इज्तिमाई मफाद के लिए जिद्दोजहद कर रहे होते हैं। तो इन्होंने जो वहाँ किया हम भी देख रहे थे, और दलेरी के साथ, हिम्मत चाहिए सर, वैसे मार खाई। और ये मार जो होती है, ये वाकई ये तो तमगे होते हैं, ये जमहूरियत के लिए, अपने लीडर के लिए मार खाना, आज़ादी के लिए मार खाना, जबर के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए मार खाना, ये तो ऐसी एक आपका एजाज़ होता है जिस पे जितना भी फख्र कर सकें कम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे वहां पे एक चीज की कमी ये दिखाई दी, ठीक है, साउथ बट ने भी अपने पार्टी के होने का सबूत जाहिर किया और बताया कि ये वर्कर इनके खास वर्कर हैं और अपनी पार्टी को किसी सूरत में नहीं छोड़ा। किसी एमपी एमएनए के कैंडिडेट को वहां पे या मुतलका एमपी एमएनए को वहां पे नजर नहीं आया जिसको मार पड़ी हो या पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की हो उन्होंने। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आखिर वर्कर्स को ही कुर्बानियां क्यों देनी पड़ती हैं? अच्छा, मार वाले सीन जो हैं उसमें वाकई को ऐसे नजर नहीं आ रहे कि जिसमें लीडर्स को कोई पड़ी हो मार। वो कारकुन ही थे, और कारकुन जो हैं बेसिकली मैं समझता हूँ किसी भी सियासी जमात का एसेट होते हैं। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो पीटीआई के हों, नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो बहुत बड़ा एसेट होते हैं, और वही मार खाते हैं, वही जिद्दोजहद करते हैं। समर तो लीडर फ़ायदे तो उन्होंने उठाने होते हैं ना बाद में, या उनके हवारियों ने। लेकिन ये जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, ये बेचारे अपनी पूरी दयानतदारी से, पूरे खलूस नीयत के साथ एक जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने वो जो नज़रियात होते हैं उनके लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी का हमें सिर्फ एक एतराज़ होता है, ये जो गाली कल्चर आ गया ना, गाली कल्चर ना हो तो ये इतना बड़ा एसेट हैं, पीटीआई के कारकुन हो या नून लीग के या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात के, सियासत में मुतहर्रक होना इनका, सियासत में दिलचस्पी लेना, सियासी मामलात में बहुत इन्वॉल्व होना, ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है। मैं समझता हूँ एक टिकटॉकर का इन्वॉल्व होना, या ये पहले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पहले से थे और बाद में अपने टिकटॉक के ज़रिए इन्होंने अपने जज्बात का इजहार करना शुरू किया, दोनों सूरतों में ये कीमती हैं। क्योंकि देखिए, अगर ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पहले से हैं और इन्होंने ये टिकटॉक के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार, तो ऐसे ही जैसे कोई शायरी के ज़रिए करता है, कोई नसर के ज़रिए करता है, तो आप टिकटॉक के ज़रिए कर रहे हैं अपने जज्बात का इजहार और अपनी पार्टी के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, या अपने नज़रियात के प्रचार के लिए कर रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं समझता हूँ ये पुलिस की मार हो या किसी और की तरफ से हो, ये हमेशा ये आसान बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये और हिम्मत का काम होता है, बहुत हिम्मत का, बड़े लोगों का काम होता है। और ये बड़ी बात है जी, साउथ बट साहब ने वहां पे साबित कदमी दिखाई अपने। और लेकिन सर यहाँ पे मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि फिर इनके जो लीडर्स थे उन्होंने भी इनको तनहा नहीं छोड़ा, जैसे ही रिहाई हुई है सारे एमपी एमएनए खास तौर पे मिले। मैं बट साहब से इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगा। साउथ, क्या कहेंगे आप, जैसे रहा हुए, खास तौर पे आपका कहना था कि इंस्ट्रक्शंस थी कि एमपी एमएनए मिले आपको, और मिले भी, मैंने फैसलाबाद के नून लीग के भी एमपी एमएनए देखे, राना सनावला के साथ भी, और आपने सबके साथ वो सिग्नेचर स्टाइल भी अपना किया। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, सबसे पहले मैं ना वो एक बात जो है ना जो पीछे थी कि कोई लीडर ने जो है ना मार नहीं खाई, तो मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर के की एक एमपी है सुमेरा कोमल, उनकी कमर पे इस तरह जिस तरह किसी ने नील फेंका हो। एमपी हैं मौजूदा, उनको और उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मार पड़ी, वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो अलहदा बात है। उस्मा बुखारी साहिबा के सर पे पत्थर लगा है, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के सर पे चोट लगी है, और उसके साथ साथ जो है ना वो हमारा है, क्या उसे कहते हैं, वो एक साबिक एमपी हमारे साथ अंदर थे, ठीक है। लीडरों को पड़ी है, लेकिन कुछ चले जाते हैं, लेकिन कुछ रह जाते हैं। सारे लीडरों ने शौक से तो नहीं मार खानी। लेकिन आप लीडरों से भी फिर ज्यादा पॉपुलर निकले जनाब,
कि एक टिकटॉकर होने की वजह से उनका टारगेट ज्यादा आप थे और आपकी वीडियो वायरल हुई, बाकी को तो कोई जानता भी नहीं है। अच्छा, और बिलीव करें भाई कि मेरी सिर्फ वीडियो सामने आई है, अदरवाइज मुझसे ज्यादा लोगों को मार पड़ी है, मुझसे ज्यादा लोगों को मार पड़ी है जो कैमरे पर नहीं आई। लेकिन यहाँ पे वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। हाँ। तो वो चाहे जिस तरह की भी वीडियो बना के वहां पे लगाई गई, आप नून लीग के लिए उसके बाद हीरो बन गए। हाँ, बिलीव करें अल्लाह ताला ने इज्जत में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया। पहले लोगों को पता होगा मैं टिकटॉक बनाता हूँ, लेकिन अब लोगों को ये पता है कि ये बंदा आवाज उठाता है मुस्लिम लीग नून के लिए। अच्छा, वैसे आप अक्सर टिकटॉक बनाते हैं, उसके लास्ट पे आता है बिजली बरी है मेरे अंग अंग, उसका मकसद क्या है? वो दिखाया ना। हाँ जी, करके मैंने नहीं देखा सर, ये देखें, अभी दिखाते हैं आपको जनाब, वो किस तरह से होता है बिजली बरी है मेरे अंग अंग में, वो किस तरह से करते हैं आप, और उसका मकसद क्या है? वो एक्चुअली जब इंसान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाए ना, हुकूमतों के गलत फैसलों की वजह से जब बेरोजगारी और लोग भूख से मरना शुरू हो जाएं, तो फिर इंसान अक्सर अपना माथा फोड़ता है। मेरा ये सर पे इस तरह करने का ना मकसद ये है कि अंदर तो बहुत एनर्जी है, जिसकी वजह से बिजली, वो गाना मैंने सिलेक्ट किया था कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, कि एनर्जी है हमें काम करने की, लेकिन हमें यूटिलाइज नहीं किया जाता। अच्छा, वैसे इस चीज को लेकिन अभी तक करके नहीं दिखाया सर, यही स्टाइल है जो उन्होंने किया था ना, वो गाने के साथ गाने के साथ जी, गाने के साथ। अब गाना इधर प्ले नहीं होगा तो प्ले नहीं होगा, आप जिस तरह की आवाज है गुनगुना दें, मकसद तो ये है कि अवाम तक पैगाम पहुंचाना है, तो आपका पैगाम आपकी आवाज में मुझे पहले यकीन नहीं आ रहा कि सर ने देखा नहीं हुआ क्लिप, मुझे ये बड़ी हमारे सर का बहुत बिजी स्केड्यूल होता है और सर की बहुत चीजों पे नजर होती है, लेकिन शायद उनकी नजर से ना गुजरा हो। आपकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो मैंने देखी, बिल्कुल देखेंगे, लेकिन सर इनका स्टाइल आपको दिखाता हूं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद ये गुनगुना के साउथ भट्ट साहब अपने स्टाइल को दिखाएंगे। तो नाज़रीन, बड़ा दिलचस्प सेशन जारी है, तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ साउथ भट्ट मौजूद है और जफर डोगर साहब भी मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले डोगर साहब ने फरमाइश की थी कि इनका वो स्टाइल खास तौर पे देखना चाहते हैं जो कि वजह शोहरत बनी, और ये स्टाइल ना सिर्फ इन्होंने किया है बल्कि इनका स्टाइल राना सनाउल्लाह, राना मशहूद, तलाल चौधरी, शेख हिजाज, मियां इरफान मनान और मुन्ने खां और इसके साथ साथ ताहिर जमील, जितने भी एमपी एमएनए से फैसलाबाद के मुस्लिम लीग नून के जो कि साबिक हैं या मौजूदा हैं, उनकी जानिब से परफॉर्म किया गया। तो इनका पॉपुलर वो स्टेप देखने के लिए मैं चाहूंगा जनाब म्यूजिक प्ले किया जाए, और साउथ भट्ट साहब म्यूजिक के ऊपर आपने उसी तरह अपना जो स्टाइल है वो करके दिखाना है, ठीक है? स्टार्ट किया जाए जी म्यूजिक को। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। आपने देखा कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो कि इनके हर टिकटॉक के आखिर पे ये सॉन्ग चलता है और उसके साथ साथ यूं परफॉर्म करते हैं, और आपका ये सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है, और ये सिग्नेचर स्टाइल ही अब आपकी पहचान है। क्या कहें, एक ये सिग्नेचर स्टाइल, दूसरा ये जो लटें आप झड़काते हैं ना इस तरह से, और वो लटें जो है पुलिस वालों को शायद ज्यादा ही पसंद आ गई थी, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये लटों वाला मामला है, इस स्टाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। बाल उलझन करते थे तो वो मैंने साइड पे ये उलझन आपकी किस तरह से दूर होगी जनाब? ये उलझन, कोशिश तो बड़ी थी। आपकी इस उलझन को लोग पसंद बहुत करते हैं, खासकर आपके पार्टी के रहनुमा जो है। जी जी, बहुत, उनसे तो बहुत रिस्पांस मिला है। इवन के मरियम बीबी ने तो मेरी जो है ना वीडियो को ट्वीट्स भी किया, और फिर लोगों ने उनको जो मेंशन। अच्छा, मरियम साहबा का कोई मैसेज, फोन या कोई पैगाम? जी जी, मैसेज भी आया उनका, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात भी होगी उनसे भी करवाएंगे यूं बिजली मेरी पूरी को मैं कर दूंगा बात। हाँ। ये मैं आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ। हाँ। कि मैंने कह देना, आगे करना ना करना उनकी मर्जी, वो कर देंगी तो खुशी होगी, नहीं मेरा ख्याल है कर देंगी। अगर राना सनाउल्लाह साहब ने कर दिया है, बाकी सब ने कर दिया है, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं होगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। अच्छा, जितने आप पॉपुलर हो चुके हैं, इलेक्शन का मूड है? नहीं, ऐसा कोई मूड नहीं है, वर्किंग ही करनी है आपने। सिर्फ मैं चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ आके ना मुल्क को संभालें, इसको तरक्की दें। मेरा यही मिशन है पहले दिन से, और कोई नहीं है। क्योंकि आपने तब्दीली देख ही ली है कि 2 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो गया, तो अब हमारे जो है ना हाथ बिल्कुल खड़े हो गए हैं,
और मैं 2 साल से ही ये सोशल मीडिया पर जो है ना एक्टिव हूँ, और यही कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को समझाऊं कि ये तब्दीली किसी काम नहीं आनी, और सिर्फ यही चाहता हूं कि मियां साहब आएं और मुल्क को संभालें और हमारा मुल्क तरक्की करे, और कोई ख्वाहिश नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई लालच नहीं। अच्छा, आपको जब होटल से उठा के लाया गया, मैं देख रहा था वीडियो के अंदर, रास्ते के अंदर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन एक आवाज आई, वो पता नहीं किसकी आवाज थी, वो आवाज आपके लिए जो है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर गई। उसी आवाज पीछे से डॉक्टर साहब आवाज आई और टिकटॉकर फड़ लिया जे, इतनी बात थी। उन्होंने ऐसे ही घूम के देखा जनाब टिकटॉकर है, और वो शुरू हो गए। अच्छा, इतने थप्पड़ पड़े, वो आप कह रहे थे कि वो फूल थे आपके लिए, सबसे जोरदार फूल कौन सा पड़ा आपको? देखिए, मेरे तो सारे जो है ना कमर के पीछे वार हुए हैं। बात होती जब मेरे सीने पे वार करते, जिस तरह न्याजी हुकूमत शुरू से पीठ पीछे वार करती आ रही है ना, इसीलिए इसी तरह उनके जो टाइगर फोर्स के नुमाइंदे थे उन्होंने पीठ पीछे वार किया। सीने पे करते तो मुझे पता चलता कौन कौन क्या क्या कर रहा, हाथ मेरे पकड़े हुए थे। और एसपी साहब ने जब कहा ना इस टिकटॉकर को उठाओ, तो उन्होंने कहा था इसे प्यार से लेके जाना है। एसपी साहब ने क्या? एसपी साहब ने कहा था ये टिकटॉकर है, इसको प्यार से लेके जाना, कुछ कहना नहीं है, जबकि सबको वो मार रहे थे। उन्होंने मेरा बोला था कि प्यार से लेके जाना, इसे कहना कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी एक तरीका होता है ना? हाँ, ये हो सकता है, प्यार से लेके जाना और अच्छे से लेके जाना पॉसिबल है। उनका कोई कोड वर्ड होगा, लेकिन जो मैं बात सुनी है उनके मुंह से वो बता रहा हूँ। आगे आया हूं जब वो उनका जंगला बैरियर क्रॉस किया ना, जहां पे पुलिस की, उसके बाद उन्होंने कहा टिकटॉकर फड़ लिया जी, यदि सर्विस शुरू करो। उन्होंने सर्विस किया, गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी में बैठते ही मैंने वीडियो अपलोड किया। ये बड़ी हिम्मत की सर बात थी। वैसे डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो तरीकाकार अपनाया गया है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मारना, पीटना, एहतजाज अगर कोई कर रहा है उसको पूरा हक होना चाहिए एहतजाज के लिए। अच्छा, इसमें 2 तरह के व्यूज सामने आए, एक नैब की तरफ से आया, एक पॉलिटिकल पार्टी नून लीग की तरफ से आया। वो कह रहे हैं कि हमने तो पेशी पे बुलाया, उनकी पेशी थी, वो आती तो आके अपना मौक़िफ़ दे देती। अब वो इतने लाओ लश्कर के साथ तैयारी करके आई हैं, तो इन्होंने बाकायदा मंसूबे के तहत हम पे हमला किया। जबकि इनका कहना है कि उधर से आगाज़ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस फेंकी गई और उनकी गाड़ी पे बहुत मतलब धंस गए अंदर पत्थर, इतने पत्थर लगे। बुलेट प्रूफ गाड़ी के बावजूद उनका शीशे पे यूं स्क्रैच आया, यूं निशान बना। बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं ये पत्थर है नहीं, ये कुछ और मारा गया। तो ऐसे मामलात में ये नहीं पता चलता होता है कि इब्तदा कहाँ से हुई, कैसे हुई, बस हो जाता होता है। बहुत बड़े बड़े वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में हुए हैं, उसमें एक ये भी है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। एक मैं तशद्दुद के हमेशा से ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ कि वो ज़माने भर की निगाहों में मोतबर होंगे, ज़माने भर की निगाहों में मोतबर होंगे। क्या बात? वो फैसले जो मोहब्बत की मेज़ पर होंगे। क्या बात है, क्या बात है कि हमारे मुल्क के मसाइल का हल मोहब्बत की मेज़ से जाना है। डायलॉग, मुज़ाकरात, गुफ्तगू, उसके ज़रिए बात होनी चाहिए। गोली की ज़ुबान में बात नहीं होनी चाहिए, पत्थर नहीं पड़ने चाहिए। और जमहूरियत बाब में पत्थर पड़ने, ये तो और वो फिर जमहूरियत तो है ही नहीं ना। फिर आप देखें ना कि जमहूरी दौर में अगर लाठीचार्ज हो रहा, आंसू गैस हो रही हो, टीयर गैस फेंकी जा रही हो और पत्थर पड़ रहे हों पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं, सियासी कारकुनों को, और स्पेसिफिकली किसी एक को विक्टिमाइज करना, ये बहुत गलत बात है सर। मतलब इनका अगर पहचान थी, उस पहचान को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाया गया और एक ग्रज रखा गया दिल में कि वो ग्रज निकाला गया। ये तो बहुत ज्यादती है इनके साथ जो हुआ। इनके लिए तो मैं समझता हूँ कि ये हमेशा के लिए एक पहचान, एजाज है कि एक इन्होंने अगर पहले सिर्फ लफ्जों से करते थे, अमली जिद्दोजहद में हिस्सा लिया और मार भी खाई उसके और सर डट के, मतलब ये नहीं कि भागे वहां से। लेकिन ये कि अब ये साबित हो गया कि ये अपने व्यूज में सच्चे, अपने नजरियात में सच्चे और खरे हैं। उनके एंड पे बहुत बड़ा जुर्म है जिन्होंने ये किया है, क्योंकि आप एक सडन रिएक्शन तो हो सकता है कि आपने जी पथराव हो रहा है, जवाबी पथराव में जो भी जद में आ जाए फिर होता है, लेकिन पिन पॉइंट करके किसी को पकड़ के कि इसको करो, ये वो फलां है, तो ये तो बहुत यार, ये तो अब अच्छा क्या। सर, आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं कि टिकटॉकर या कोई स्पेसिफिक बंदे हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी ट्रीटमेंट? मैं समझता हूँ कि ये मौके पे फैसले होते हैं ऐसे, क्योंकि मुझे नहीं, इनको पता नहीं होगा ना कि वो भी आ रहे हैं, ये तो नहीं पता चलता। लेकिन ये कि फिर वो मौके पे मौजूद जो होते हैं पुलिस वाले या दूसरे, जिसके जो जहन में आया, जो हाथ में आया, ऐसे मौक़ों फिर ऐसे ही चलता है। गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारे यहाँ तो वैसे ही पंजाब पुलिस बड़ी बदनाम है कि जी वो
फिर इसमें नैब के, उनका कहना है कि नैब के कुछ लोग शामिल थे। माजूद चाहूंगा सर, आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं और कहाँ से? सर जी, मैं जंग रोड से बात कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम हबीब डोगर बात कर रहा हूँ जी। जी जी डोगर साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ये सब बैठे हैं ना, मैं इनको जरा कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी। आप डोगर साहब अपने वॉल्यूम जो टीवी का है वो कम करें ताकि आपको हमारी और हमें आपकी आवाज सुन सके। हाँ जी, भट्ट साहब से बात करवा दें जरा। जी जी सुन रहे हैं आपको, आप बात करें उनसे। भट्ट साहब घबराना नहीं। भट्ट साहब आपके चाहने वाले मौजूद हैं। और डोगर साहब नहीं घबराने, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ सपोर्ट, ਤੁਹਾਡੀ मोहब्बत यही चाहिए बस। तो जनाब आपने देख लिया साउद भट्ट साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको हिम्मत दे रहे हैं, नून लीग के वर्कर्स आपके साथ हैं। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब एक कॉल आई थी और उन्होंने साउद भट्ट साहब का हौसला बुलंद करने के लिए कुछ अल्फाज इनके लिए कहे थे और इन्होंने कहा था घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। भट्ट साहब, जब मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के जानब से आपके साथ इजहार यकजहती किया जाता है, आपको हौसला दिया जाता है और ये कहा जाता है इस काम को जारी रखें, हम आपके साथ हैं, तो आपको फिर अपनी मेहनत का फल भी मिलता होगा और मजीद ऐसे टिकटॉक्स बनाने के लिए सोच और ख्याल भी आते होंगे। बिल्कुल जी, यकीन करें, मैं ये इस मुकाम तक ना आता अगर लोग इनकरेज ना करते, सपोर्ट ना करते मेंटली तौर पे। और यकीन करें कि इतनी खुशी होती है कि हम इस काबिल नहीं हैं। हम तो एक नॉर्मल से घर से हैं और बस मियाँ साहब से इश्क करते हैं, उसी चीज़ में हम कोशिश करते हैं मियाँ साहब के लिए जितनी सपोर्ट हो सके हम करें। और फिर जो मियाँ साहब से और लोग प्यार करते हैं वो मियाँ साहब की वजह से हमसे प्यार करते हैं और वो हमें यही कहते हैं घबराना नहीं है। मैं वापस आया हूँ और मुझे आगे पता चला कि सेनेट में मुशाहिदुल्लाह साहब ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, निहाल हाशमी साहब ने टॉक शो में मेरे लिए बात की, मुसद्दक मलिक साहब ने मेरे लिए बात की, मुझसे इतने लीडरान ने बातें की। मैं समझता था कि मैं तो सिर्फ आम लोगों के लिए, आम लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि हम जिन लोगों से मिलने के लिए सोचते थे कि हम भी कभी मिलेंगे, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और 2 दिन में हमारी बेल करवाई। 58 लोग हम जो थे ना अंडर अरेस्ट थे और हमें सबको, किसी को वकील नहीं करना पड़ा, किसी को मुचलकों की टेंशन नहीं लेनी पड़ी। 2 दिन में इवन के थाने में भी खाना रात का, सुबह का नाश्ता, ये भी जो है ना PMLN की तरफ से पहुंचाया गया। मियां नवाशी साहब की हिदायत थी। अच्छा, मुचलकों की आपने बात की, मुचलके किसने जमा करवाए? आपने नहीं करवाए तो कौन सा लीडर था नून लीग का? ख्वाजा इमरान नजीर साहब अदालत में थे, राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत इस चीज़ का जो है ना टेक केयर की कि मुचलकों में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इन्होंने, राना सनाउल्लाह साहब ने और मलिक ज़िशान साहब हैं, ये और भी हैं, उनकी तरफ से जमा करवाए गए? जी जी, उनकी तरफ से जमा करवाया गया। अब मुझे ये नहीं पता उन्होंने किसको कहा या किसकी ड्यूटी लगाई, पर उन्होंने आज सर पे अदालत में खड़े होकर ख्वाजा, स्पेशली ख्वाजा इमरान नजीर साहब, वो इवन के हमें कैंप जेल के बाहर भी आए थे वेलकम करने और हमें अपने साथ अशाइये में लेके गए, जो PMLN का मरकजी दफ्तर है लाहौर में, मॉडल टाउन में। हमें उधर ले गए 58 के 58 लोगों को और वहाँ पे अशाइया किया, खाना खिलाया, सब लोग मिले हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह बैकअप किया हो कारकुनों की गिरफ्तारी पर और इतनी ये खबर हाईलाइट हो कि मीडिया कवरेज हो। इवन जब हम कचहरियों में गए हैं ना, जुडिशल जब हमें किया गया, तमाम जो ज़िला कचहरी सील कर दी गई थी, हमारे अलावा यानी कि सियासी कैदियों के अलावा कोई और केस नहीं उधर। अच्छा, वैसे आपकी पॉपुलैरिटी ग्राफ में उस वक्त इजाफा आना शुरू हुआ जब राना सनाउल्लाह के पोते हसन के साथ आपने जो वीडियोज़ है वो बना के टिकटॉक की शुरू की, और क्योंकि बच्चा था वो और बच्चे के साथ भी उसी तरह आप
अपने स्टाइल में किया तो वो काफी पॉपुलैरिटी उसके बाद आना शुरू होगी। फिर आपने अकेले भी बहुत सारी टिकटॉक्स बनाई। नहीं ऐसा नहीं था, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का जो था ना पोता, वो मेरा फैन था बहुत बड़ा। अच्छा, ऑलरेडी टिकटॉक ऑलरेडी, यानी मुस्लिम लीग नून के टिकटॉक बनाने से पहले आप वैसे भी टिकटॉक्स बनाते थे? नहीं नहीं, मैं मुस्लिम लीग नून के ही टिकटॉक्स बनाता था। वो बच्चे है ना, घराना सियासी है, उसको भी सियासी पसंद थी। उनके जो बेटे राना शहरयार साहब, उनका मुझे फोन आया था कि आओ मेरे बेटे ने मिलना है तुमसे, वो तुम्हारा बहुत फैन है, जिद कर रहा है, उसके साथ वीडियो बनाओ। मैं आया हूँ, वो मिला है, उसने फिर मैं मुझे कहता आप वीडियो बनाए मेरे लिए। मैंने उनके लिए वीडियो बनाई, उनके बेटे के लिए। तो फिर उसको वो स्टाइल मेरा ये वाला बहुत पसंद था, उसने बनाया। और आप जब जेल में थे तब भी आपके लिए एक वीडियो उन्होंने तैयार करके भेजी थी, हसन शहरियार ने, और ये कहा था कि साउद भाई आप टेंशन ना लें, आपकी तमाम क़यादत आपके साथ है, राना सनाउल्लाह आपके साथ हैं, शहरियार आपके साथ हैं, और मरियम नवाज शरीफ, सबका नाम लेके उन्होंने कहा था। तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इन्होंने बात की कि जब पकड़े गए हैं, मुचलके पार्टी की जानब से जमा करवाए गए, पूरा बैकअप किया गया, उसके बाद अशाइया दिया गया, तो वाकई मेरा ख्याल है वर्कर्स की इस तरह से बैकअप किया नहीं जाता इस दफा जिस तरह से किया गया। शायद टिकटॉक स्टार थे उसमें, इस वजह से। नहीं, अभी मसला ये है कि अभी पेशी कौन सी खत्म होगी है, अभी तो और भी पेशियां होनी है। अगर वो साथ नहीं देंगे वर्कर्स का तो कल कौन जाएगा? यानी वो सियासी लोग हैं, सियासत को समझते हैं, सियासी कारकुनों का हौसला कैसे बुलंद रखना है, ये अच्छी बात है उन्होंने जो कुछ किया। अच्छा, मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, आपके तो सवाल करना चाह रहा हूँ सऊद साहब से कि क्या वजह है कि मैंने हमेशा भट्टों के जो बच्चे हैं वो नवाज शरीफ के फैन देखे, ये क्या वजह होती है कि मतलब ऊपर से सर फिर खाबे भी सेम ही होते हैं। हाँ, यानी एहतजाज करके थक गए थे, भट्ट साहब जाके होटल पे बैठे, उन्होंने होटल पे जाके पीछे से इनको पकड़ा। खाबों में भी नवाज शरीफ बहुत कम होगा कि भट्ट जो है वो किसी और पार्टी में हैं, लेकिन बहुत रेशो बहुत थोड़ी है। ये जरा पूछें इनसे सवाल, मैं जानना चाह रहा हूँ। भट्ट साहब बताइएगा, डॉक्टर साहब पूछना क्या वजह है कि मैंने जब भी देखा ना भट्ट जो है ना नवाज शरीफ के फैन हैं। तौफीक भट्ट साहब हैं और इस तरह के बहुत सारे भट्ट फैमिलीज हैं जो कि खास तौर पे तौफीक भट्ट साहब के साथ भी आपने मेरा ख्याल टिकटॉक बनाया था, लेकिन वो क्योंकि वो जेल के बाहर हमें वेलकम करने आए थे, तो फिर मैं असल में जो सवाल डॉक्टर साहब करना चाह रहे हैं कि भट्ट फैमिली नवाज शरीफ के साथ वालेहाना मोहब्बत रखती है, ऐसा क्यों? ये अल्लाह ने पता नहीं कुछ ऐसा रखा हुआ है सिस्टम के, भट्ट ज्यादा मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं, चूंकि वो कह लें कि वो कहते हैं ना जेदे मोटे मोटे पट नहीं वो बट नहीं, तो ये खाने खा खा के जनाब सेहतें भी बड़ी जबरदस्त होती हैं आपकी। बट एक्चुअली बहादुर कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो इसलिए जो ना बहादुर लीडर का ही साथ देती है, इसलिए मतलब तो खाने बहुत पसंद है आपको मेरा ख्याल। जी जी ज़ाहिर बात, किसको खाना, आपको खाना नहीं पसंद? पसंद है, लेकिन इतना ज्यादा खाना नहीं, इतना ज्यादा खाना नहीं, खाना हर बंदे ने अपने मैदे के हिसाब से खाना है, किसी का ज्यादा अफोर्ड करता है, किसी का कम करता है, इस तरह। लेकिन भट्टों का मैदा बहुत अफोर्ड करता है, खुश खुराक होते हैं, खुश खुराक। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, ये जो लकब इस्तेमाल किया जाता है जेदा ढिड उत्ते वट नहीं वो बट नहीं, तो ये क्या सिस्टम है? भट्टों का खाने का इतना मतलब शौकीन क्यों होते हैं यार? खाते पीते लोग डॉक्टर साहब ने 2-3 लफ्जों में बड़े खूबसूरत बात की कि खाते पीते लोग हैं, लेकिन सर खुशखुराक होते हैं, सेहत भी माशाल्लाह। वो ट्रेंड हो जाता है ना मुख्तलिफ फैमिलीज का, मुख्तलिफ चीज़ों में, कुछ का बचत में बड़ा होता है जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी बरादरी का, उनको कोई कंजूसी की वजह से मशहूर हो जाता है, कोई बहादुरी की वजह से हो जाता है, और कोई किसी और खूबी होती है। अच्छा सर, कोई बड़े चालाक यार मक्कार होते हैं। अच्छा, नाम नहीं लेना किसी का भाई। अच्छा, अब ये है कि भट्ट जो है उनका खुराक के हवाले से बन गया कि भट्ट खाते बहुत है। वो कहते हैं कि भट्ट जो है वो राज्य के नहीं हटते, थक के हटते, बस करते ना, थक के भट्ट के। और ये भी मेरा ख्याल वहां से होटल से उठ नहीं थे रहे, खाना खाने से हटे नहीं, उन्होंने ही आगे उठा के लेके नहीं, नहीं नहीं, ये गलत बात है, हमने भी ऑर्डर भी नहीं किया था, मैं बैठा ही था अभी। अच्छा, वैसे आपको पकड़े जाने का इतना दुख नहीं होगा जितना ऑर्डर दिया है, खाना नहीं खाने दिया और वैसे लेके जाए। बिलीव करें, ऑर्डर का भी टाइम नहीं मिला, पुलिस वाले ऑलरेडी उधर बैठे खाना खा रहे थे। जब मैं गया हूं ना उधर, तो पुलिस वाले बैठे, हमने कौन सा कुछ गलत किया था? आपने कहा नहीं भाजी रुको, 2 बुर्कियां ला लिए फिर इकट्ठे चल रहे हैं। पहले मुझे ढाबे में एंटर होने से पहले 2 पुलिस वालों ने रोका है और उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने कहा यार तू तो टिकटॉक करा, तू इतने करने चले जाए, इतने सख्ती है। अच्छा, वो रोटी की वजह से कह रहे थे या वैसे कह रहे थे? नहीं, वैसे कह रहे थे, आया तो ये सफाया हो जाएगा, उसे पता था पीछे से एक्शन शुरू होने वाला। अच्छा, उसने मुझे कहा था भाग जाओ यहाँ से,
यहाँ पे बहुत कुछ हो जाना है, पकड़ रहे हैं सबको। मेरे साथ एक और मेरे अब्दुल रहमान भट्ट साहब हैं गुजरांवाला से, वो भी भट्ट साहब हैं, वो भी भट्ट साहब हैं। तो उसने, वो हमारे ऑलरेडी दोस्त बैठे हुए थे, तो उसको खाना खा रहे हैं, आओ चलो हम भी खाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं। मैं अंदर जाके भी बैठा हूँ तो साथ ही वो एसपी साहब आ गए हैं, उन्होंने कहा आज भी आपके अंग में बिजली बड़ी पड़ी है। हाँ, वो जरा बिजली थोड़ा करंट आपको देते हैं आपकी बिजली का, तो फिर सही। अच्छा, बट खानों के हवाले से बड़े शौकीन होते हैं, क्या कहें, नवाज शरीफ साहब भी सर काफी इस हवाले से शौकीन है, तो आपको भी शौक है कुछ खानों का, मुनफरिद डिशेज, पुलाव हो, बिरयानी हो, पूरा पूरा रोस्ट तैयार किया होता है, क्या कहेंगे? नहीं, पूरा रोस्ट तो नहीं मुझे इतना है कि पूरा रोस्ट हो या ये हो, नहीं। जो बेसिक बट्टों की डिशें, वो एक दाल चावल है जो ज्यादा मशहूर है कि वो, क्योंकि जो बट्टों के घर में बनती है दाल चावल, वो आम किसी के घर में वो जायका भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अरे क्या बात। और पालक चावल, मुझे तो बस यही चीज है, चावल पसंद है ज्यादा। पालक नहीं खाते? नहीं, पायों का मुझे शौक नहीं है इतना, पाए वो गुर्दे दिल, मुझे नहीं ये चीजें पसंद। चले जी, बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट साहब शो में आने के लिए, और जफर डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।